हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं कहानी अली बाबा और 40 चोर का भाग 9। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। नियत समय पर अली बाबा अपनी पत्नी मर्जीना के साथ भाई कासिम के घर पहुंच गया। वह घर जो कभी उसका हुआ करता था, जहां उसके माता पिता बसते थे, जहां उसका बचपन खेला था, जहां उसने अपने जीवन के बहुत से साल बिताए थे। जब वह घर में आया तो उसे अपने माता पिता की याद आ गई और उसकी आंखों के कोर भीग उठे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को आंखों के बाहर आने से रोका था। अली बाबा के चेहरे की उदासी को देखकर कासिम उसके दर्द को समझ गया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करने लगा। वह बोला, भाई, जब से तुम यहाँ से गए हो, इस घर की तो रौनक ही चली गई है। तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। मेरी बात मानो और अपनी बीवी को लेकर यहीं चले आओ। अली बाबा इनकार करता हुआ बोला, नहीं भाई, मैं जहाँ हूँ वहीं बहुत खुश हूँ। कासिम ने कहा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फिर कासिम और उसकी पत्नी ने अली बाबा और मर्जीना का इतना जोरदार तरीके से स्वागत किया कि उन्हें कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिला। खाने के बाद कासिम की पत्नी मर्जीना को लेकर अपने कक्ष में चली गई, जबकि उसने कासिम और अली बाबा को अकेले छोड़ दिया ताकि उसका पति अली बाबा से खजाने का रहस्य पूछ सके। प्रेम और स्नेह की बातें करता हुआ कासिम अली बाबा को अपने मकसद की ओर ले आया और पूछ बैठा, भाई, ये तो बताओ कि तुम्हारे पास इतनी दौलत आई कहाँ से है। अली बाबा स्पष्ट इनकार करता हुआ बोला, माफ करना भाई, आप मुझसे इस बारे में कुछ ना पूछें। कासिम ने पूछा, और इसकी वजह? अली बाबा ने कहा, मैं बता नहीं सकूंगा। कासिम ने दर्द भरे स्वर में कहा, शायद तुम मुझसे अभी तक नाराज हो, और तुम्हारे नाराज होने की पक्की बात है। हमने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सुलूक भी तो नहीं किया था। तुम्हारे दिल में अभी तक वही फांस बाकी है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अली ने कहा, नहीं भाई, मैं पुरानी बातों को भुला चुका हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई मैल नहीं है। कासिम बोला, मैं नहीं मान सकता। अली ने पूछा, क्यों नहीं मान सकते? कासिम भर्राए स्वर में बोला, अगर तुम्हारा दिल साफ होता तो तुम मुझसे अपनी कोई बात छिपाते ही नहीं। इसका मतलब यही है कि तुम मुझे अपना नहीं समझते। अली ने अपनत्व से कहा, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में अपना कहलाने वाला और कौन है? एक तुम ही तो मेरे अपने हो। कासिम ने कहा, अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो फिर अपनों से पर्दा कैसा? बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे इस खजाने का रहस्य क्या है? अली बाबा ने हर पल यह चाहा कि वह कासिम को खजाने का कुछ रहस्य ना बताए, लेकिन कासिम ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वह कासिम को खजाने का रहस्य बताने पर विवश हो गया। सारी बात सुनकर कासिम बोला, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि खुल जा सिम सिम कहने से गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है, और बंद हो जा सिम सिम कहने से गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है? अली ने कहा, हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। कासिम ने कहा, यह तो ऐसा लगता है जैसे कोई तिलिस्मी कहानी हो और वह किसी जादूगर की नगरी हो। अली ने कासिम को चेताते हुए कहा, वह जादू नगरी नहीं, डाकुओं की नगरी है। भूले से भी उसे जादू नगरी मत समझ लेना, और खबरदार, वहां चले मत जाना। अगर डाकुओं को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कासिम ने कहा, तुम क्या कह रहे हो भाई? मैं भला वहां क्यों जाने लगा? मुझे तो ये सब सुनकर ही डर लग रहा है। फिर कासिम ने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए कहा, मुझे मरने का शौक नहीं है। अली ने कहा, इसी में हम सबकी भलाई है। और फिर उसे अच्छी तरह समझाकर वह घर आ गया। अली बाबा और मर्जीना के जाते ही कासिम की पत्नी ने कासिम को घेर लिया और उत्सुकता से बोली, क्या हुआ? कुछ पता लगा? तब कासिम शेखी बघाड़ता हुआ बोला, बेगम, तुमने हमें समझ क्या रखा है? कहती थी अली बाबा आसानी से कुछ नहीं बताएगा। अरे, मैंने उससे चुटकियों में सारा राज उगलवा लिया। कासिम की पत्नी खुशी से उछलती हुई बोली, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। कासिम चहकता हुआ बोला, अभी कहाँ किया है कमाल बेगम।
कमाल तो तब होगा जब मैं तुम्हें हीरे मोती, सोने चांदी और बहुमूल्य जेवरात से लाद दूंगा। कमाल तो तब होगा बेगम जब हम अपना घर सुल्तान के घर से भी सुंदर बनवाएंगे। और कमाल तो तब होगा बेगम जब तुम्हारी एक आवाज पर सैकड़ों बांदियां दौड़ी चली आएंगी। कासिम की पत्नी ने खुशी से नाचते हुए पूछा, कब कब होगा ऐसा? कासिम बोला, बहुत जल्द। मैं कल ही 4-5 खच्चर लेकर जाऊंगा और वहां से दौलत के अंबार भरकर यहाँ लाऊंगा। कासिम की पत्नी ने पूछा, कहीं कोई खतरा तो नहीं है? कासिम फिर चहका, अरे बेगम, खतरा तो कासिम से सैकड़ों मील दूर भागता है। मुझे क्या खतरा हो सकता है? बस सुबह होने दो, मैं चला जाऊंगा और जब शाम को वापस आऊंगा तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होऊंगा। उसकी पत्नी ने पूछा, सच? कासिम बोला, बिल्कुल सच। और उसके बाद दोनों बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह-सुबह की पूरी तैयारी के साथ और अपने खच्चरों को लेकर कासिम अली बाबा की बताई जगह पर पहुंचा और उसने अपने खच्चरों को एक तरफ बहुत बड़े पत्थरों की ओट में खड़ा किया और फिर वापस गुफा के सामने पहुंचा। अली बाबा के बताए तरीके के अनुसार ही उसने दो बाजुओं को हवा में आकाश की ओर उठाकर खड़ा किया और जोरदार आवाज में बोला, खुल जा सिम सिम। पहली आवाज में कुछ नहीं हुआ। कासिम इस बात को जानता था, इसलिए उसने जल्दी-जल्दी 2 बार खुल जा सिम सिम और कहा। तीसरी बार खुल जा सिम सिम कहते ही पहाड़ी में गड़गड़ाहट हुई। इस गड़गड़ाहट को सुनकर एक बार को कासिम डर ही गया, लेकिन जब उसने पहाड़ी के एक भाग को अपने स्थान से सरकते देखा और गुफा का रास्ता बनते देखा, तो वह खुशी से नाचने लगा। खुशी से कांपता हुआ, धड़कते दिल के साथ कासिम गुफा के अंदर आया। वहां आकर फिर 3 बार उसने बंद हो जा सिम सिम कहा तो गुफा का दरवाजा बंद हो गया। उसे इसमें इतना मजा आ रहा था कि उसने कोशिश करने के लिए एक बार फिर खुल जा सिम सिम 3 बार कहा तो दरवाजा खुल गया। फिर 3 बार बंद हो जा सिम सिम कहकर उसने गुफा के दरवाजे को बंद किया और अपनी सफलता पर सीना चौड़ा करता हुआ आगे बढ़ा। आगे एक गहरी खाई थी जिसे पाटने के लिए ऊपर पुल लटका हुआ था। उसने वहां लगे चक्र को घुमाकर उस पुल को नीचे किया और फिर उस पर शान से चलता हुआ दूसरी ओर पहुंच गया। जैसे-जैसे उसे सफलता मिलती जा रही थी, वैसे-वैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अंदर पहुंचकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। वह एक बहुत गहरी और बड़ी गुफा थी, जिसके अंदर हीरे, मोती, पन्ना, सोना चांदी और नाना प्रकार के जेवरात और अशर्फियां और दीनारों के अंबार लगे हुए थे। वहां बादशाह के ताज से लेकर किसी विवाहिता के पाँव की उंगलियों की अंगूठी तक हर प्रकार के जेवरात और जवाहरातों का ढेर लगा हुआ था। इतना खजाना एक साथ देखकर कासिम का दिमाग उलट गया और उसके लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि वो यहाँ क्या छोड़े और क्या ले जाए। सबसे पहले तो उसने वहां रखे बादशाह के ताज को सिर पर सजाया और सच्चे मोतियों की मालाओं को गले में पहनकर खुद को किसी बादशाह की तरह सजाया और फिर उसने अपने साथ लाई बोरियों में खजाने को भरना शुरू कर दिया। वह खजाने को भरता जाता था और हंसता जाता था, यहाँ तक कि उसने अपने साथ लाई 6 बोरियों को तरह-तरह के जवाहरात, सोने चांदी की मोहरों, अशर्फियों, दीनारों और हीरो पन्नों से भर लिया। फिर जब उन बोरियों को उठाने का नंबर आया, तो वह उसे उठाना तो दूर, अपने स्थान से 1 इंच हिला भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, ओह! लगता है मैंने बोरियों को कुछ ज़्यादा ही भर लिया है। मुझे इनको कम करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इन बोरियों को कम करूँगा तो मेरा खजाना कम हो जाएगा। फिर वह स्वयं को ही जवाब देता हुआ बोला, कैसे कम होगा? मैं अगले दिन फिर आऊँगा और फिर बोरियां भरकर ले जाऊँगा। हाँ, यही ठीक होगा। मुझे बोरियों का वज़न कुछ कम करना ही होगा, तभी तो मैं इन्हें उठाकर ले जा सकूँगा। अपने आप को समझाने और दिलासा देने के बाद उसने बोरियों के वज़न को कुछ कम किया। फिर भी उन बोरियों में इतना वज़न था कि वह बड़ी मुश्किल से घसीटता हुआ उन्हें दरवाज़े तक लाया था। उन बोरियों को खींचने और दरवाज़े तक लाने में
उसके रहे सहे होश भी जाते रहे और उसका दिमाग पूरी तरह से उलट गया। उसे यह भी याद नहीं रहा कि गुफा का दरवाज़ा कैसे खुलता है। उसे खोलने के लिए वह ज़ोर लगाने लगा, लेकिन ज़ोर लगाने से दरवाज़ा कहाँ खुलने वाला था। फिर वो खड़ा होकर सोचने लगा, अरे यार, ये दरवाज़ा खुलता क्यों नहीं है? हाँ, याद आया, इसे खोलने के लिए हुक्म देना पड़ता है। क्या था वह लफ्ज़? हाँ, याद आया, खुल जा चमचम। उसने 3 बार खुल जा चमचम कहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा खुलता ना देखकर वह स्वयं ही बड़बड़ाया, शायद मैं गलत लफ्ज़ बोल रहा हूँ। शायद दरवाज़ा खोलने के लिए खुल जा चमचम नहीं, खुल जा चर-चर कहना पड़ता है। तभी तो दरवाज़ा चर-चर कर थोड़ा-थोड़ा खुलता है। यही सोचकर फिर उसने इन्हीं शब्दों को 3 बार दोहराया, खुल जा चर-चर। लेकिन दरवाज़ा टस से मस भी ना हुआ। वह फिर सोचने लगा। उसे याद आया कि दरवाज़ा खुलना एक जादू है और जादू को तिलिस्म भी कहते हैं। बस यही सोचकर उसने 3 बार खुल जा तिलिस्म कहकर देखा, लेकिन दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। दरवाज़े को खुलता ना देखकर उसका दिमाग और भी उलट गया। उसने क्रोध में भरकर किसी वस्तु की तलाश में इधर-उधर देखा तो उसे एक बड़ा-सा हथौड़ा दिखाई दिया। हथौड़े को देखकर उसकी आँखों में चमक आ गई और वह उसकी ओर लपका। उसे उठाकर वह क्रोध में भरकर बोला, "तू नहीं खुलता तो मत खुल, मैं अभी तुझे तोड़ देता हूँ।" फिर वह दरवाजे पर हथौड़े बरसाने लगा, लेकिन हर बार हथौड़ा दरवाजे के पत्थर पर लगने के बाद वापस उचटकर उसी की ओर आता था। दरवाजे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद उसने अपनी ओर से हर कोशिश करके देख ली, लेकिन दरवाज़ा 1 इंच भी नहीं हिला। यहाँ तक कि वह थक-हार कर बैठ गया और सुस्ताने लगा। अभी वह ठीक से साँस भी नहीं ले पाया था कि उसे बाहर से बहुत से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। इन आवाज़ों को सुनकर वह खतरे को भांप गया और वहाँ से उठकर कहीं छिपने के लिए अंदर की ओर भागा। तभी उसे खुल जा सिम सिम की आवाज़ सुनाई दी। 3 बार की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुलता चला गया। अपने सरदार के साथ 40 घुड़सवारों ने अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही सरदार को किसी गड़बड़ी का एहसास हुआ, लेकिन फिर वह यह सोचकर आश्वस्त हो गया कि इस गुफ़ा का राज़ उसके साथियों के अलावा कोई नहीं जानता है। वह बिना कुछ कहे अपने साथियों के साथ अंदर पहुंचा तो उसने खाई पर पुल को देखा। तब वह अपने साथियों को संबोधित करके बोला, तुम लोग इतने लापरवाह कब से हो गए हो कि तुम्हें इस पुल को ऊपर करना भी याद नहीं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, सरदार, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं पुल को ऊपर करके गया था। सरदार ने कहा, फिर यह नीचे क्यों है? यकीनन कोई यहाँ आया है। सरदार के कड़कते सवाल का किसी के पास भी जवाब नहीं था। फिर वो आगे बढ़े तो उन्हें जगह-जगह सामान बिखरा दिखाई दिया। सरदार और उसके 39 साथी हैरानी से उस बिखरे हुए सामान को देखने लगे। कुछ देर देखने के बाद सरदार दहाड़ कर बोला, देखो, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई आया है, तलाश करो उसे। और फिर उसके 39 साथी किसी की तलाश में जुट गए। उन्हें कासिम को तलाश करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। वह अशर्फियों और दीनारों के ढेर के बीच में छुपा हुआ था। एक आदमी भला 39 लोगों की निगाह से कब तक छिप सकता था? उसको देखते ही एक चोर ने चिल्लाकर कहा, ये रहा सरदार, ये आदमी यहाँ छिपा बैठा है। सरदार, जिसका नाम अबुल हसन था, वह आया और उसने खजाने के चोर को देखा तो बोला, अरे चोर पे मोर। फिर वह कासिम को संबोधित करके पूछने लगा, कौन हो तुम? कासिम ने अभी तक अपने सिर पर बादशाहों वाला ताज पहना हुआ था और गले में सच्चे मोतियों की लड़ियों के साथ बहुत से जेवर पहने हुए थे, जो कि उसकी नाक तक आ रहे थे। ये जेवरात और ताज पहनकर वह स्वयं को बादशाह समझ रहा था। अबुल हसन ने जब उससे पूछा तो वह अकड़ कर बोला, हम यहाँ के सुल्तान हैं, जाओ हमारे लिए गुफा का दरवाज़ा खुलवाओ, हम यहाँ से मनो दौलत समेट कर अपने महल ले जाएंगे। उसकी बेसिर पैर की बातें सुनकर अबुल हसन ने अपने साथियों की ओर देखा तो उनमें से एक बोला, सरदार, लगता है यह कोई पागल है
और गलती से यहाँ घुस आया है। अबुल हसन कड़कते स्वर में बोला, गलती से नहीं, इसको हमारे राज का पता चल गया है, तभी ये यहाँ आया है। क्या तुम में से कोई इसको जानता है? तब एक चोर आगे बढ़ा और अदब से बोला, सरदार, मैं इसे जानता हूँ, ये शहर का बासिंदा आमिर कासिम है। अबुल हसन दहाड़ा, कासिम, तू यहाँ कैसे आया? कासिम उसी के स्वर में बोला, अदब से बात करो, जानते नहीं तुम किससे मुखातिब हो? हम यहाँ के सुल्तान हैं और तुम हमारी रियाया हो, हमारे हुक्म के गुलाम हो। चलो हमें यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। अबुल हसन फिर दहाड़ा, बकवास करता है बदतमीज। कासिम पर उसकी दहाड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसको गुस्से से देखता हुआ बोला, तू बदतमीज, तेरा खानदान बदतमीज, तेरे माँ बाप बदतमीज, तेरा बच्चा बच्चा बदतमीज, हमें बदतमीज बोलता है, हम तेरी गर्दन उड़ा देंगे। यह कहते हुए उसने मयान की ओर तलवार निकालने को हाथ बढ़ाया। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे कि वह अभी तलवार निकालकर सरदार की गर्दन उड़ा देगा। यही नहीं, कासिम ने तलवार निकालने और उसे हवा में लहराने में जिस चुस्ती फुर्ती का प्रदर्शन किया था, उससे सरदार के साथियों को यही लगा कि वह पागल कुछ भी कर सकता है। यही सोचकर और देखकर सरदार के एक साथी ने कासिम से भी फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में कासिम की गर्दन उड़ा दी। गर्दन कासिम के धड़ से अलग होकर कई फुट दूर जाकर गिरी और उसके शरीर से उबलने वाले खून के फव्वारे ने सरदार के चेहरे को भी तर कर दिया। हालांकि सरदार ने खून के छींटों से बचने का प्रयास किया था, लेकिन उसका यह प्रयास विफल रहा। सरदार ने अपने मुंह पर आए खून के छींटों को अपनी कमीज के आस्तीन से साफ किया और क्रोध में भरकर गर्दन उड़ाने वाले से कहा, ये क्या कर दिया तुमने बेवकूफ? तो वह चोर बोला, सरदार, यह आप पर वार करने वाला था। सरदार पूर्ववत स्वर में बोला, तो फिर क्या हुआ? क्या अब तुम्हारा सरदार इतना कमजोर हो गया है कि एक पागल के वार से भी अपना बचाव नहीं कर सकता है? बेवकूफ आदमी, अब यह कैसे पता चलेगा कि इसे गुफा के रहस्य का पता कैसे चला था? उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा और वह अपराधी के समान सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तब सरदार ने कहा, मैंने कितनी बार समझाया है कि हमें जोश में आकर कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस लाश को एक तरफ हटाओ और इसने जो बोरियों में सामान भरा हुआ है उसे सही ठिकाने पर लगाओ। यह कहकर सरदार अपने कक्ष की ओर बढ़ गया, जबकि उसके सभी साथी बोरियों से सामान निकालकर उसे सही जगह पर रखने लगे। अगले दिन सुबह को जाने से पहले सरदार ने गुफा का भली भांति निरीक्षण किया और अपने साथियों से बोला, अब हमें यहाँ आने जाने में और अधिक चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मुझे फ़िक्र अपने माल की नहीं, बल्कि इस बात की है कि हमारे इस ठिकाने का पता आमिर कासिम को कैसे लगा। दूसरी ओर कासिम की पत्नी भी परेशान थी। सारा दिन बीत गया, सारी रात गुजर गई और अगला दिन निकल आया, लेकिन उसका शौहर जो शाम तक आने का कह कर गया था, अभी तक नहीं आया था। बार बार उसका दिल किसी अनिष्ट की आशंका से धड़क रहा था। उसका पिछला सारा दिन और सारी रात बेचैनी में गुजरी थी। जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह सीधे अली बाबा के पास जा पहुंची और उसे कासिम के जाने के बारे में सब कुछ बता दिया। अली बाबा अपनी भाभी की परेशानी सुनकर खुद भी चिंतित हो गया और चिंता में डूबकर बोला, भाई को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वहाँ जाने में खतरा है। अगर उसे कुछ चाहिए था तो मुझसे कहता, मैं उसे इतना कुछ दे देता कि उसे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कासिम की बीवी मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई कपट से बोली, मैंने तो उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो माने ही नहीं। कहने लगे कि खतरे वाली कोई बात नहीं है, बस आना जाना रहेगा। अली ने पूछा, फिर अब क्या करना है? कासिम की बीवी रोती हुई बोली, कुछ भी करो भैया, अपने भाई को तलाश करो, वरना उनके बिना मैं मर जाऊंगी। अली बाबा ने कहा, ठीक है भाभी, तुम ऐसा करो, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, यहीं मेरी बीवी मर्जीना के पास रहो, मैं भाई को तलाश करने जाता हूँ। यह कहकर अली बाबा घोड़े पर सवार होकर गुफा की ओर चल दिया। गुफा के पास पहुंचकर उसने पहले बारीकी से गुफा के आसपास का निरीक्षण किया, तो उसे एक बड़ी सी पहाड़ी के पीछे खच्चर बंधे खड़े दिखाई दिए, जिनका
भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था। उन खच्चरों को देखकर अली बाबा समझ गया कि भाई यहाँ आया तो है, लेकिन वापस नहीं गया। इसका मतलब यही था कि वह किसी वजह से अभी तक गुफा में फंसा हुआ था। अली बाबा मन ही मन बड़बड़ाया, बोला, मुझे अपने भाई की मदद करनी चाहिए, लेकिन गुफा में जाने से पहले मुझे इन खच्चरों को खोल देना चाहिए ताकि ये भूखे मरने से बच जाएं और आसपास की घास खाकर अपना पेट भर सकें। अली बाबा ने यही किया। उसके बाद गुफा के दरवाजे के पास पहुंचकर खुल जा सिम 3 बार कहकर द्वार खोलकर वह अंदर गया। अंदर का वातावरण यूं तो पहले जैसा ही था, फिर भी वहां एक विचित्र प्रकार की खामोशी छाई हुई थी। सन्नाटा जैसे काटने को दौड़ रहा था। धड़कते दिल के साथ अली बाबा अपने भाई को तलाश करने लगा। तलाश खत्म हुई तो जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया। वह स्तब्धता की अवस्था में खड़ा ही रह गया और आंखें चौड़ी कर उस दृश्य को देखने में व्यस्त हो गया जिसके विषय में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके भाई कासिम की सिर कटी लाश एक जगह पड़ी थी। उसका सिर धड़ से अलग था और वह दोनों एक दूसरे से 2 फुट की दूरी पर पड़े थे। अपने भाई की लाश को देखकर अली बाबा का दिल भर आया, लेकिन यह समय अफसोस करने का नहीं था। चोरों का पता नहीं था कि वो किस समय यहाँ आ जाते, इसलिए उसने जल्दी से अपने भाई के शव को एक बोरी में बंद किया और उसे लेकर घर आ गया। घर आकर वह चिंता में पड़ गया कि अपने भाई का अंतिम संस्कार वह कैसे करे, क्योंकि लोग अमीर कासिम की गर्दन कटी देखकर उससे अलग-अलग तरह के प्रश्न पूछेंगे और फिर यह चर्चा दूर-दूर तक फैल जाएगी। यहाँ तक कि 40 चोरों के कानों में भी यह बात पड़ सकती थी कि अली बाबा गुफा में जाकर अपने भाई की लाश को वहां से लाया है। इस तरह से यह साबित हो जाएगा कि वह गुफा के बारे में सब जानता है और यह जानकर 40 चोर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। वह इसी परेशानी में बैठा सोच विचार कर रहा था कि उसकी पत्नी मर्जीना उसके पास आई और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। अब इस तरह से कब तक परेशानी के हाल में सोचते रहोगे? जनाजे के इंतजाम की सोचो। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने उसकी तरफ देखा और बोला, मर्जीना, मुझे भाई के मरने का दुख तो है ही, उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि हम लोगों को भाई की कटी हुई गर्दन के बारे में क्या बताएंगे। काश भाई की गर्दन उन चोरों ने काटी ना होती। मर्जीना ने अली बाबा की बात को समझते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है कि अगर गर्दन जिस्म से अलग ना हुई होती तो तुम्हारा गुफा का रहस्य जानने का राज राज रह सकता था? अली ने कहा, हाँ यही बात है। तब मर्जीना बोली, तुम परेशान मत हो, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जिसका दावा है कि वह किसी की कटी हुई गर्दन को इस प्रकार से सिलाई करके जोड़ सकता है कि लोगों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाए कि कभी उसकी गर्दन कटी भी थी। अली बाबा ने उत्सुकता से कहा, अरे वाह, क्या बात कर रही हो तुम, ऐसा कौन कर सकता है? मर्जीना बोली, तुम इस बात को छोड़ो और बताओ कि क्या तुम ऐसा चाहोगे? अली बाबा ने खुश होकर कहा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मर्जीना बोली, ठीक है, अब तुम अपनी चिंता मुझ पर छोड़ो और जाकर भाभी को देखो, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। मर्जीना का इशारा कासिम की पत्नी की ओर था। अली बाबा को मर्जीना की समझदारी पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह उसकी बात मानकर अपनी भाभी के पास चला गया ताकि वह उसके पति की मौत पर उसे दिलासा दे सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।